कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। पहले इसके नियमों को देखेंगे, फिर इसके अपवर्तन को पढ़ेंगे। चलते हैं, पहले गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के ये नियम दिए हुए हैं। सबसे पहले है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ये क्या है, आपको कैसे समझाया जा रहा है इसको। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, नंबर 1 पे दिया है प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। नंबर 2 है समस्त दूरियां पृष्ठ का जो ध्रुव होता है वहां से नापी जाती है। हमेशा ध्यान रखना, पृष्ठ का जो भी ध्रुव होगा, मान लिया ये पृष्ठ हो गया आपका, पृष्ठ में ये आपका अक्ष हो गया, अक्ष पे ये वाला जो बिंदु ध्रुव होता है, ये सारी दूरियां हम यहीं से नापा करेंगे, दूरी से। अब आता है नंबर 3, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं एवं विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, चलिए देखते हैं। अब नंबर 4 है वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक ली जाती हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक एवं उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इस परिपाटी के अनुसार u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक होता है। तो ये नियम है, इन नियमों को आधार लेकर के हम चलेंगे और अपने आर्टिकल को सिद्ध करेंगे। अब ये आपका गोलीय अपवर्तन के लिए प्रश्न दिया हुआ है, तो पहले इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इसके बारे में। ये कोई प्रकाश बिंदु O है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ये इससे किरण चल रही है, चलने के बाद अपवर्तन हो रहा है जो ये दिशा में चली जा रही है, और ये इस पे एक लंब डाला गया है CL जो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें I पीछे मिलाने पर जो है किरण को ये I पे मिलती है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है, इस जगह पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये कोण हमने अल्फा ले लिया है, ये वाला कोण बीटा ले लिया है, और ये कोण हमने थीटा ले लिया है। यहाँ से ये जो लंब डाला गया है, इस लंब को हमने बिंदु Q मान लिया है, ये बिंदु Q हो गया। अब इसमें जो दूरियां होंगी सारी दूरियां नापी जाएगी। तो ये जो दूरी है आपको कितने दिखाई दे रही है, ये दूरी O से लेकर के U तक है, तो ये U होगी, ये यहाँ तक की दूरी है P तक की, और प्रतिबिंब जो बन रहा है इसकी दूरी जो है ये V होगी, ध्यान रखना, ये V दूरी दे दी गई, और वक्रता त्रिज्या ये जो होती है R होती है, इसकी दूरी हम R ले लेंगे। तो सारी दूरियों को नापेंगे ध्रुव से। ये आपका क्या है, ध्रुव है, और ये इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है ये म्यू दिया हुआ है, ये आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसका मान म्यू है। तो ये कांच का अपवर्तनांक है, ध्यान रखना, ये कांच है, कांच यानी सघन माध्यम है, और इधर वायु है यानी विरल माध्यम है। तो वायु से कांच में प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो इसी का हमें आज वर्णन करना है पूरा। तो कभी यहाँ पर जो आपको कोण दिखाई दे रहा है ये आपतन कोण है, ये I से दिखाई दिया है यहाँ पे, और ये अपवर्तन कोण R से आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। अब इन्हीं कोणों को हम चर्चित करेंगे। अब जरा इनके बारे में लिखना क्या है ये देख लीजिए। ये माना APB जो है, APB कौन सा, ये APB है। APB एक अवतल पृष्ठ है और इसका मुख्य परिच्छेद है, इसके बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम रखा हुआ है। P इस पृष्ठ का ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है। O से चलने वाली प्रकाश किरण OP गोलीय पृष्ठ पर आपतित होकर के बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, क्योंकि यह पृष्ठ पर अभिलंबवत है। O से चलने वाली एक दूसरी किरण OM अपवर्तन के पश्चात CL की ओर झुक जाती है और MN मार्ग का अनुसरण करती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती हैं। स्पष्ट है कि O का आभासी प्रतिबिंब I पर ही बनता है। अब इसका हमें चित्र तो बना लिया है, अब इस चित्र का हमें सूत्र निकालना है। इससे क्या सूत्र हम निकालते हैं, देखते हैं, जरा सूत्र की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम त्रिभुज की तरफ। ये आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है MO, त्रिभुज है MOC में, तो लिखते हैं इसी को त्रिभुज MOC। थीटा कोण जो है बहिष्ठ कोण है, तो ध्यान रखना बहिष्ठ कोण से, बहिष्ठ कोण थीटा है, तो बहिष्ठ कोण जो है अंतर सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ध्यान से देखना, ये थीटा जो है इसमें अल्फा प्लस I के बराबर हो जाएगा,
तो थीटा बराबर जो है वो आई प्लस एल्फा हो जाएगा। इससे हमें आई निकल जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस एल्फा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब त्रिभुज अपना थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, दूसरा ले लेते हैं, आई वाला लेते हैं एम आई सी में, तो ये हो जाएगा त्रिभुज एम आई सी में। इसमें फिर से थीटा बहिष कोण है, थीटा बहिष कोण है, ये भी अंतर सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो है आर ऊपर कोण बन रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण से नीचे की तरफ आर के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो थीटा वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। इससे हम आर निकाल लेंगे, आर बराबर थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हम लेते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम में क्या होता है, लिख लेते हैं पहले, स्नेल के नियम से यदि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है हमारे पास, तब के केस में आएगा। स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर होता है साइन आई और बटे में साइन आर, परंतु आई व आर बहुत छोटे होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम साइन आई बराबर आई ले लेंगे और साइन आर बराबर हम आर ले लेंगे। चलिए लेके देते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा आई बटे आर, तो आई का मान जो हो जाएगा म्यू इंटू आर हो जाएगा। अब ऊपर से जो है आई व आर के मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण नंबर हो गई 3, तो समीकरण 1 2 3 से लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 2 व 3 से सारे मान हमें इसमें रखने हैं। तो आई का मान देखो ध्यान से कितना है, ऊपर आई बराबर दिया हुआ है थीटा माइनस एल्फा, तो ये हो गया थीटा माइनस एल्फा, और बराबर में म्यू कितना दिया है, देखो म्यू तो अपनी जगह ही रहेगा, और आर का मान दिया हुआ है, आर का मान कितना है, देखो थीटा माइनस बीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा माइनस बीटा। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो थीटा माइनस एल्फा बराबर हो जाएगा म्यू थीटा माइनस का म्यू बीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। इस म्यू बीटा को इधर ले आता हूं मैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो म्यू बीटा माइनस एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू थीटा और माइनस का थीटा हो जाएगा। अब इसमें से म्यू माइनस म्यू बीटा माइनस एल्फा बराबर म्यू माइनस 1 हो जाएगा कॉमन, और थीटा अलग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 4। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये एल्फा बीटा जो थीटा है ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो चलो देख करके दिखाता हूं मैं क्या लेना है। यहाँ लिखना है या एल्फा बीटा व थीटा भी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एल्फा का मान हम tan अल्फा ले सकते हैं, और बीटा का मान हम tan बीटा ले सकते हैं, और गामा का मान जो है वो tan गामा ले सकते हैं। गामा तो नहीं इसमें दिखाई दे रहा था मुझे, यहां पर थीटा लेना था हमें, थीटा बराबर tan थीटा। अब इनके मान निकालने पड़ेंगे हमें आगे की तरफ, देखते हैं tan अल्फा का मान कितना आता है निकल करके। तो ध्यान से देखिए, ये ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ये वाली ऊंचाई हम h लेंगे, इसको मान लीजिए h है ये, और ये आपकी दूरियां सब इसमें लिख दी है मैंने, और आगे चिन्ह परिपाटी से इनकी दूरियां वैसे ही ऋणात्मक लेंगे हम। तो देखते हैं इसमें tan थीटा, थीटा ये है आपका, तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, ये h बटे सी क्यू होगा। क्यू बिंदु बहुत p के निकट बहुत होता है, तो हम उसको p पे ही मान लेते हैं, तो h बटे सी क्यू हो जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं h बटे सी क्यू, इसका मान है tan थीटा का h बटे सी क्यू। tan थीटा का मान आया आपका h बटे सी क्यू, सी क्यू और सी क्यू, क्यू बिंदु जो है P पर है, तो इसको हम h बटे सी पी मान सकते हैं, यानी ये h बटे माइनस का r हो जाएगा। ऐसे ही बाकी मान भी निकालने हैं हमें, तो बाकी मान tan अल्फा को जरा देखते हैं, अल्फा कहां पर आ रहा है, अल्फा को भी देख लीजिए। ये अल्फा कोण ये बना हुआ है आपका, tan अल्फा हो जाएगा h बटे अल्फा में h बटे u आएगा, माइनस का आ जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर h
बटे दूरी कितनी है, देखो यहाँ पर ये है ओ क्यू है, तो यहाँ पर ओ क्यू लिख दीजिए पहले, और फिर जो है ये एच बटे ओ क्यू से लेकर के ओ पी तक आ जाएगा, तो ये ओ पी हो गया और ये एच बटे माइनस का यू हो जाएगा। दूसरी जो दूरी है वो v वाली है, v वाली में देख लिए वो आई क्यू आएगा, फिर वो आई पी हो जाएगा, तो इसको आई क्यू को ले लीजिए, तो यहाँ पर जो है h बटे आई क्यू हो जाएगा, यानी h बटे आई पी हो जाएगा, और ये h बटे माइनस का v हो जाएगा। अब ये सारे मान जो भी निकले हैं आपके, ये समीकरण नंबर 4 में रखते हैं, ये सारे मान जो है समीकरण नंबर 4 में समीकरण 4 में रखने पर जरा रख करके देखते हैं समीकरण 4 में क्या बन करके आता है। समीकरण 4 ये आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें रखना चालू करता हूं मैं जरा। देखिए म्यू है, बीटा का मान ये दिखाई दे रहा है आपको h बटे माइनस v, तो ये है म्यू, और h बटे माइनस का v दिखाई दे रहा है, तो माइनस का v ले लीजिए। और फिर है आपका माइनस का अल्फा है, तो माइनस का अल्फा का मान देख लीजिए, ये अल्फा का मान है, h बटे माइनस यू है, तो h बटे माइनस यू हो गया, बराबर ये म्यू माइनस 1 तो अपनी जगह ही है। थीटा का मान देख लीजिए, थीटा का मान h बटे माइनस आर दिया हुआ है, तो ये h बटे माइनस का आर हो गया। इसमें से ध्यान से देखिए, ये सारे माइनस माइनस कट जाएंगे और h भी कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और ये h और ये h और ये भी h कट जाएगा। देखते हैं बचा क्या है, ये म्यू बटे v है, माइनस का 1 अपॉन यू है, बराबर कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बटे आर। तो यही सूत्र है लेंस के अपवर्तन का, ये सूत्र है बच्चों, ये है लेंस के अपवर्तन का सूत्र, और ये किसके लिए है, अवतल पृष्ठ के लिए है, अवतल पृष्ठ के लिए। ये हमने ऊपर लिख करके हेडिंग दी थी आपको, तो यही हमने सूत्र भी निकाल लिया है। अब आगे हम दूसरे पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं उत्तल पृष्ठ पर। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन कैसे होगा, ये आपके सामने दिखाई दे। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है O, और इससे जो प्रकाश किरण जा रही है ये M तक जा रही है, और ये L की अभिलंब है, इससे ये थोड़ा मुड़ जा रही है इसकी तरफ, क्योंकि ये कांच है, इसका अपवर्तनांक म्यू है, ये ध्यान रखना, ये कांच है, और इधर की तरफ वायु है। तो वायु से कांच में प्रकाश किरण जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और ये अपवर्तन कोण R आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बनता हुआ ये अपवर्तन कोण है R। यहाँ पर हमने ये कोण थीटा ले लिया, यहाँ पर ये कोण बीटा ले लिया, और ये कोण अल्फा ले लिया, और यहाँ से हम जो है इस पे एक लंब डाल देते हैं। लंब के लिए मैंने बताया था कि ये बिंदु हमेशा हम Q मान ले रहे हैं, और ये जो दूरियां हैं, दूरियां भी बतानी चालू कर दे रहा हूँ। ये दूरी दर्पण इसके इस उत्तल पृष्ठ के सामने है, U है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये I पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये दूरी यहाँ से लेकर के V हो जाएगी, ये दूरी I तक की, और C तक की जो दूरी होती है वो हमेशा वक्र पृष्ठ यानी वृत्त त्रिज्या कैपिटल R होती है। इन्हीं सबका वर्णन करना है, ये कोण थीटा है, यहाँ बीटा है, और ये अल्फा है, और इन्हीं सब की चर्चा करनी है। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखने में क्या कुछ दिया हुआ है वो आपको देख लेते हैं। ये जो बताया मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उत्तल पृष्ठ सब कुछ। और यहाँ पे मान लिया कोई वस्तु O स्थित है इस पृष्ठ के सामने, O से चलने वाली किरण OP वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है, अतः बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। O से चलने वाली दूसरी किरण OM अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CM की ओर मुड़ जाती है और MI मार्ग का अनुसरण करती है। दोनों किरणें परस्पर बिंदु I पर मिलती हैं। इस प्रकार O का प्रतिबिंब I पर बन जाता है। ये चित्र आपको दिखाया हुआ है, किताब में भी यही चित्र दिया हुआ है जू। और आपतन कोण मैंने I बताया था, ये कोण OML है जो मैंने ऊपर बताया, OML, ये रहा OM और L ऊपर की तरफ जा रहा है, ये I कोण है आपतन कोण। और ऐसी अपवर्तन कोण है IMC देख लीजिए, ये इसमें I है और ये M है और ये C अपवर्तन कोण हो गया ये। और ये कोण हमने अल्फा, थीटा और बीटा मान लिया। ये वाला कोण अल्फा यहाँ पे माना गया है, ये वाला बीटा है और ये वाला थीटा है। अब ये चित्र का हमने वर्णन कर लिया है। अब इस चित्र की सहायता से अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। ये अपवर्तनांक है इसका, ये मैंने पहले बताया। चलते हैं इसके चित्र की तरफ। ये चित्र आपके सामने अब फिर से ले आया हूं मैं, और इसमें हम चर्चा करते हैं त्रिभुज में। सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज एक छोटा सा दिखाई दे रहा है MCI में, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज MCI में।
इसमें ध्यान से देखिए, ये जो थीटा कोण है वो बहिष्कोण है, में थीटा कोण बहिष्कोण है। बहिष्कोण है तो बहिष्कोण में अंतर समकोणों के योगफल के बराबर होते हैं, यानी थीटा जो है वो आर प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो गया आर प्लस बीटा, इससे हमें आर मिल जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम त्रिभुज थोड़ा सा बदल देंगे, त्रिभुज ले रहे हैं हम ओ एम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में, इसमें आई कोण बहिष्कोण है, तो यहां लिखेंगे आई कोण कैसा है, बहिष्कोण है। इससे भी अंतर समूह कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो अंतर समूह कोण कौन कौन सा हो गया, थीटा और अल्फा हो गया, यानी आई का मान जो है वो थीटा प्लस अल्फा हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब लेते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यदि इसके पदार्थ का जो है अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू की परिभाषा हम लेकर के चलेंगे। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, लेकिन ध्यान रखना आई व आर बहुत छोटे होते हैं, आई व आर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम, साइन थीटा जो दिया हुआ है साइन आई, ये आई के बराबर लेंगे और साइन आर जो है वो आर के बराबर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर आई बटे आर, या आई बराबर हो जाएगा कितना, म्यू इंटू आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये मान जो है इसमें रख देते हैं समीकरण 1 2 3 में, तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 2 व 3 मान रख देते हैं, जरा आई में ही मान ऊपर वाला रखना है। तो आई का मान वास्तव में कितना है, थीटा प्लस अल्फा है, तो यहाँ लग दीजिए थीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू का मान ऐसे रहेगा, और आर का मान देखिए कितना है, आर का मान है थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ रख दीजिए थीटा माइनस थीटा। अब अंदर गुना कर दीजिए, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू थीटा हो जाएगा माइनस म्यू बीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, थीटा को एक तरफ कर लेना है सभी को, और बाकी को एक तरफ करना है। तो चलिए थीटा हम इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड म्यू बीटा, तो म्यू बीटा तो यहाँ आ जाएगा म्यू बीटा, और प्लस का यहाँ अल्फा पहले से ही है, यहाँ म्यू थीटा है और ये थीटा इधर आ गया तो माइनस का थीटा हो गया। ये आ जाएगा म्यू बीटा और प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 तो कॉमन हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। अब जो है ये समीकरण नंबर हो गई 4। क्या करना है हमें, अब जो देखना है ये कि इसमें जो चित्र बना हुआ है इसमें आई थीटा ये सभी बहुत छोटे होते हैं। यहाँ लिखना है अल्फा बीटा व थीटा बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, अल्फा बराबर हम tan अल्फा ले लेंगे और बीटा बराबर tan बीटा ले लेंगे और थीटा बराबर हम tan थीटा ले लेंगे और मान रखना चालू करेंगे। देखते हैं tan अल्फा का मान चित्र में क्या आता है। देखिए tan अल्फा का मान लंब बटे आधार होता है, तो ये जो चीज है ये हमने h ले ली है, ये दूरी h ले ली है, ऊंचाई इसकी h ले ली है। अब इसमें tan थीटा यानी लेना था हमें, तो ये tan थीटा थीटा ये बना हुआ है, तो ध्यान से देखिए h बटे क्यू p के बराबर हो जाएगा, और बाद में q बिंदु क्योंकि p के बहुत निकट होता है तो ये p पर ही माना जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा pc हो जाएगा। पहले qc लिखूंगा फिर pc लिखूंगा इसको, तो h बटे qc, तो देखते हैं h बटे qc लिख लेते हैं इसकी जगह पे हम, यहाँ आएगा h बटे qc, और मैंने बताया था h बटे q का मान p पे ही रहता है, तो ये pc हो जाएगा, और ये h बटे pc यानी ये जो दूरी है आपकी ये कितनी है देख लीजिएगा, p से लेके c तक की दूरी r है, लेकिन ये राइट हैंड साइड है तो ये प्लस की ही रहेगी, तो ध्यान रखना है यहाँ पर pc की जो दूरी यहाँ पे ये r आ गई तो r ही लिखना है। ऐसे ही tan बीटा के लिए लेते हैं, देखो बीटा में जरा ध्यान से देखो, ये आपका कोण बीटा बन रहा है ये वाला i के पास, तो यहाँ पर जो दूरी आ जाएगी वो आई क्यू आ जाएगी और आई क्यू आई पी के बराबर हो जाएगा जो कि बी के बराबर है।
तो h बटे आई क्यू लिखना है मेरे को। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ h बटे आई क्यू, h बटे क्यू आई या आई क्यू कह दीजिए, क्यू आई लिख दे रहा हूँ। फिर बराबर ये h बटे कितना हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, और बराबर h बटे पी आई का मान v है, और ये राइट हैंड साइड में दूरी है तो ये v यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब थीटा वाले में आ जाते हैं। ये आपको जो है फिर से लिख करके दिखाया मैंने, ये कि ये थीटा वाला त्रिभुज था बेचारा, तो ये क्या हो गया, पी आई यानी कि सी क्यू वाला यानी टेन थीटा में ये मान रखने थे, कितना था, सी क्यू बटे एच बटे सी क्यू रखा गया था। तो ये मान मैंने यहाँ पे रख दिया है फिर से आपको ठीक करके। ये यहाँ पे देखो ये क्यू आई वाला मान रख दिया मैंने। सबसे पहले त्रिभुज हमें देखना है एम ओ क्यू में। एम ओ क्यू में टेन अल्फा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एच बटे ओ पी है यानी ओ क्यू के ही बराबर रहेगा ये। तो टेन अल्फा का मान एच बटे ओ क्यू यानी ओ पी लेना है, आर के यू के बराबर हो जाएगा। तो टेन अल्फा लेकर के मैं दिखा रहा हूं आपको, एच बटे ओ पी, एच बटे यहाँ पे ओपी हो जाएगा। ओपी का मतलब क्यू तक है, क्यू तो पी पे आ गया तो यानी ये माइनस का यू हो जाएगा, ये माइनस का यू आ गया है, और यहाँ पर भी माइनस का यू ही होगा। और इसके बाद जो है, अब उसके बाद जो है बीटा वाले कोण को देखते हैं। तो बीटा वाले में देख लेते हैं जरा क्या है, ये बीटा वाला है, इसमें जो है आई क्यू एच बटे आई क्यू आ जाएगा। तो बीटा वाले में रख दीजिए एच बटे आई क्यू, तो ये है एच बटे आई क्यू, क्यू की जगह पी कर दीजिए तो आई पी हो जाएगा, और ये बी के बराबर है, राइट हैंड साइड है तो ये प्लस का रहेगा। और उसके बाद क्या है, ये एच बटे ये थीटा वाला है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा देखते हैं जरा, टेन थीटा जो ले रहे हैं हम, टेन थीटा में देखिए ये थीटा यहाँ पर है, तो इसमें आ जाएगा आपका सी क्यू एच बटे सी क्यू। तो हम ले लेते हैं जरा, यहाँ हो जाएगा एच बटे सी क्यू, ये सी क्यू है, सी क्यू का मतलब हो गया क्यू की जगह पी हो जाएगा तो सी पी हो जाएगा, और ये आर के बराबर है। अब ये मान सारे के मान कहाँ रखने हैं, ये मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ये मान समीकरण 4 में रखने पर रख के जरा देखते हैं क्या आता है। ये समीकरण नंबर 4 आपको दिखाई दे रही है, म्यू तो अपनी जगह ही है, बीटा का मान देखिए यहाँ पे एच अपॉन वी है लिखा हुआ, तो ये एच अपॉन वी हो गया, और प्लस अल्फा है तो अल्फा का मान देखिए कितना है, ये रहा अल्फा का मान एच बटे माइनस यू है, तो एच बटे माइनस का यू हो गया, बराबर म्यू माइनस 1 है अपनी जगह, और म्यू माइनस 1 थीटा का मान रखना है, तो थीटा का मान जो है एच बटे आर है, तो ये एच बटे आर हो गया। जरा ध्यान से देखिए एच और एच तो कट जाएंगे हर एक में के, जो बच गया उसको लिखना है, तो ये हो गया म्यू बटे वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 और बटे में आर। ये जो है अपवर्तन का सूत्र आ गया, और किसके लिए आया है, उत्तल पृष्ठ के लिए। यह है अपवर्तन का सूत्र है उत्तल पृष्ठ के लिए। तो ये यहाँ तक कुछ करने के लिए आता है बच्चों, ये आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो भली बात ही, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न हमेशा रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ इसमें, अपने फोकस से कैसे परिभाषा वगैरह देते हैं देखिए। अब कुछ परिभाषाओं की तरफ और आते हैं, बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है ये। जैसे ये दिया हुआ है आपका मुख्य फोकस या प्रथम फोकस ये कहते हैं, यह गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से होकर आपतित होने वाली किरणें या जिसकी दिशा में आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, और इसे कैपिटल यानी स्मॉल एफ से यानी F1 से दर्शा रहे हैं। U बराबर यहाँ F1 हो गया और V बराबर इनफिनिट हो गया। सूत्र हमने अपवर्तन का बताया था, म्यू माइनस 1 बटे आर बराबर म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यानी सूत्र आपको जो बताया गया था म्यू अपॉन वी था माइनस का 1 अपॉन यू था बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसमें मान रखना है, यानी v का मान हमें अनंत रखना है, तो v का मान अनंत रख दिया और u का मान f1 कर दिया, तो f1 का इससे सूत्र निकल के आ जाएगा, यानी जो आएगा यहाँ पर रख देते हैं, एक बार मैं रख करके दिखा दे रहा हूँ फिर से,
ये तो म्यू बटे इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का ये 1/f1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, म्यू अपॉन आर। म्यू माइनस 1/r, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1/f1 हो गया, माइनस का 1/f1 बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 बटे आर। तो f1 का मान जो आएगा माइनस का r हो जाएगा, r बटे म्यू माइनस। ये सूत्र आपका आ जाएगा, यही प्रथम फोकस कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब द्वितीय फोकस को भी परिभाषित करना है। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, वह यानी यह गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं या जहां आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पृष्ठ के ध्रुव और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से दर्शाते हैं। ये देखो, ये F2 है, पहले वाला F1 था, सूत्र वही रहेगा। अब इसमें V जो है वो F2 पे बन रहा है आपका, और U अनंत हो गया। सूत्र वही लगाया जा रहा है जो पहले लगाया था हमने। क्या लगाया था सूत्र, म्यू अपॉन V है, माइनस का 1/U है, और म्यू माइनस 1 और बटे में R है, इसमें रख दीजिए। अब क्या क्या है, U का मान इन्फिनिटी है और V का मान F है, तो ये आ जाएगा म्यू बटे F2 माइनस का 1 बटे इन्फिनिटी और बराबर म्यू माइनस 1 बटे R। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो म्यू अपॉन F2 बराबर कितना आ गया, म्यू माइनस 1 बटे आर हो गया। तो F2 का मान निकालना है यहाँ से, ये इधर गुणा में जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो F2 बराबर हो जाएगा म्यू आर बटे म्यू माइनस 1 आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो इस तरह से सूत्र को तैयार करना है। ये परिभाषाएं भी देनी है और अब सूत्र की सहायता से बताना भी है आप लोगों को। अब ये एक दिया हुआ है सूत्र, देखो उदाहरण दिया है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, म्यू बराबर है 1.5। गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ये है r बराबर है 20 सेंटीमीटर। गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसके सामने वायु में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर है माइनस का 100 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि v ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा लेते हैं इसमें, म्यू अपॉन v माइनस का 1/u बराबर कितना होता है, म्यू माइनस 1 होता है और बटे में r होता है। चलिए मान रखना चालू करते हैं। म्यू का मान कितना है, 1.5 है, v का मान कितना है निकालना है हमें, और माइनस का 1/u कितना है, ये माइनस का 100 है, तो ये माइनस का 100 कर देता हूँ यहाँ पे, और बराबर म्यू का मान 1.5 है, माइनस 1 है, और r का मान भी दिया हुआ है हमें, r का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 कर दीजिए। ये हो गया 1.5 अपॉन v, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/100 बराबर यहाँ से 0.5 बच जाएगा और बटे में 20 है, इसको उधर ले चलते हैं, तो ये दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1.5 अपॉन v बराबर कितना हो गया, 5/200 और माइनस का 1/100। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 माइनस 100 दूनी 200, 200 यानी कितना हो गया, ये 3/200 हो गया। लेकिन ये 1.5 v है, तो v का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा में 200/3, ये 10 में घटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 5 की 20 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा, और ये आंसर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर लिया करें। चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले। ये जो सूत्र लगाया था मैंने गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, ये ध्यान रखना, गोलीय पृष्ठ क्या है, ये उत्तल है, और यदि अवतल हो जाए तब के केस में क्या परिवर्तन होगा वो देख लेते हैं। अवतल पृष्ठ होने पर r का मान सिर्फ बदल जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा सेंटीमीटर, बस r में केवल चेंजिंग करेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो इसको हल कर सकते हैं आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, r का मान माइनस का 20 यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 अपॉन v हो गया, और माइनस का 1 बटा ये 100 था माइनस का ही, तो इसको प्लस कर देगा, तो ये बराबर हो गया
और यहाँ 1.5 था, ये माइनस का 1 था और बटे में यहाँ माइनस का 20 और जाएगा। तो अब जो कुछ भी है उसी हिसाब से ये स्थितियां बदल जाएंगी। तो 1.5 बी हो गया और बराबर यहाँ 0.5 बचा है और बटे में 20 है, ये माइनस चिन्ह आ गया और ये -1/100 और हो गया। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ फिर से 0 बढ़ जाएगा और बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। एलसीएम इसका 200 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी हो जाएगा 3/200, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ होगा। ध्यान रखना ये माइनस का नहीं माइनस का ही 5 था और माइनस का ही 2 भी था, तो माइनस का ये 7 हो गया बच्चों। ध्यान रखना ये माइनस का 7 हो गया। अब ये आ गया ये 1.5 बी बराबर माइनस का 7/200। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं तो v बराबर कितना आ जाएगा 1.5 × 200/7। दशमलव फिर हटेगा, ये 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो 15 दूनी 30 हो गया, तो 300 हो गया और बटे में 7 हो गया। तो कितना आ जाएगा ये सब कुछ माइनस में आ रहा है बच्चों, माइनस का ध्यान रखना। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, भाग दे लेते हैं 300 को 7 से भाग करती है तो 7 चौक 28 हो गया, बचा 2 0 और 7 दूनी 14, बच गया 6। तो ये आ जाएगा कितना 42 सही 6/7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह से आप लोग इसके v को निकाल लेंगे आसानी से। लेंस की तरफ चलते हैं। अब लेंस में क्या है, ये लेंस को परिभाषित किया गया है। तो लेंस आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो पृष्ठों से घिरी हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय हो या समतल हो या अवतल हो, कोई सा भी हो सकता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के दिए हुए हैं, एक अवतल लेंस है, दूसरा उत्तल लेंस दिया हुआ है। अवतल लेंस में क्या बताया गया, अवतल लेंस ये लेंस बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र में, ये अवतल लेंस होता है। और दूसरा है उभयावतल अवतल लेंस, उभयावतल या उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। दूसरा है एक और समतल अवतल लेंस, तो ये समतल अवतल लेंस दिखा रखा है, ये उभयावतल हो गया, ये समतल अवतल हो गया दिखाई दे रहा है, और सी में उत्तलावतल हो गया, ये उत्तलावतल हो गया, दोनों उत्तल होते हैं इसमें। तो इस तरह से इसके पृष्ठों के आधार पर याद करें। जैसे उभयावतल हो गया, इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, ये ध्यान रखना है, दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। समतल अवतल लेंस में क्या होता है, इसका एक पृष्ठ समतल होता है तथा दूसरा अवतल होता है। ऐसे उत्तलावतल में क्या होता है, इसका एक पृष्ठ जो है वो उत्तल होता है और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। उत्तल लेंस को देख लेते हैं जरा। उत्तल लेंस क्या होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, किनारे पर पतले होते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। देखो उभयोत्तल है पहला उभयोत्तल है, इसमें क्या होता है, इसके दोनों पृष्ठ जो है उत्तल होते हैं, ये आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद है समतल उत्तल। समतल उत्तल में क्या होता है, इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, ये आपको दिखाया हुआ, ये समतल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है। ऐसे ही उत्तला उत्तल, उत्तला उत्तल में क्या होता है, इसका एक पृष्ठ अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, ये आपको दिखाया हुआ है, ये अवतल और उत्तल दिखाया हुआ है। तो इस तरह से करके इन लेंसों का विभाजन किया हुआ है, आपको याद करने पड़ेंगे। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि ये मुख्य अक्ष होता है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है, ये लाइन जो खींची दिखाई दे रही है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ये वाली मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग मुख्य अक्ष। ये आपका उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसमें ध्यान रखना ये प्रकाशीय केंद्र O होता है, हमेशा ध्यान रखना ये प्रकाशीय केंद्र O होता है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है C1 C2, ये C1 C2 को मिलाने वाली रेखा है। और ये देखो यहाँ पे लिखना चित्र में C1 C2 मुख्य अक्ष है। C1 यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल तक लंबवत रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र मैंने बताया दिया, O दिखाया गया जिसे। प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसमें से होकर यदि प्रकाश लेंस के अंदर गुजरे तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, अर्थात वो बिना विचलित हुए निकले वहां से। अब परिभाषा आती है मुख्य फोकस की। पीछे परिभाषा वैसे बता दी थी मुख्य फोकस की, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं। प्रत्येक लेंस के दोनों ओर दो विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें फोकस कहते हैं।
इनकी परिभाषाएं ये है। पहले प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस को परिभाषित करना है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अथवा मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी दिशा में चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये अवतल लेंस में है और ये प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये आपको दिखाया उत्तल लेंस के लिए दिखाया, ये यहां लिख लेना उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस है। इसमें देखो ये किरणें आ रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ पे किरणें आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ध्यान रखना ये वाला मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर भी ये जो है मुख्य अक्ष होता है। द्वितीय फोकस पे आते हैं, जरा ये क्या परिभाषित कर रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फैलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस की स्थिति में, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कह देते हैं। ध्यान रखना, द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये फोकस दूरी क्या होती है। लेंस से प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, या प्रथम फोकस कहते हैं। प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो दोनों फोकस दूरियां का संख्यात्मक मान समान होता है। प्रकाश केंद्र द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्यान रखना। फोकस पृष्ठ क्या होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाले पृष्ठ को फोकस पृष्ठ कहते हैं। लेंस के दो मुख्य फोकस होने के कारण उसके दो फोकस पृष्ठ होते हैं, प्रथम फोकस पृष्ठ और द्वितीय फोकस पृष्ठ। ये दिखाया हुआ ये है आपका द्वितीय फोकस पृष्ठ, ये आपका द्वितीय फोकस पृष्ठ। तो इस प्रकार से परिभाषाएं आप लोगों को याद करनी है। ऐसे यहाँ पर देखिए क्या रखा है, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी। अभिसारी मतलब किरणों को मोड़ देता है और अपसारी का मतलब किरणों को फैला देता है। तो ये जो समांतर किरणें यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है, ये समांतर किरणें आ रही हैं, देखो ये ध्यान से। अपवर्तन के पश्चात ये मोड़ देता है, सबको मोड़ करके एक ही जगह पे केंद्रित कर दे रहा है। लेकिन अवतल के केस में क्या है, ये सारी की सारी किरणें जो है ये समांतर आ रही थी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये दूर होती नजर आ रही है, फैलती नजर आ रही है। इन्हीं को ही बताया गया है। मोड़ने को या मिलने को एक जगह पे ये अभिसारी बोलते हैं, और फैल जाती है तो अपसारी बोलते हैं। तो ये उत्तल लेंस किरणों को अभिसारी कर देता है, यानी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। ये किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं, इसको कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं। अब लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ नियम दिए हुए हैं। इन नियमों को आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना है, और तभी जाकर के आप प्रतिबिंब बना पाएंगे। पहला नियम है ये आपका, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये आपकी किरण जो दिखाई दे रही है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात या तो ये द्वितीय फोकस से मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी, या जाती हुई प्रतीत होगी। अवतल लेंस में जाती हुई देखो प्रतीत हो रही है, इधर को जाती हुई ये प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये पीछे की तरफ देखो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ दूसरा नियम क्या है, यदि कोई की प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, ये यहाँ पर फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, अब ये आ रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर भी देखो ये आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से आ रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ये प्रकाशी केंद्र है, अगर यहाँ से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ से जो प्रकाश किरण जो भी जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी है, अवतल में भी बिल्कुल वही होता है, लेंसों में बिल्कुल सेम है इनकी परिभाषाएं। तो ये आपकी प्रकाश किरण आई और ये सीधी चली गई है। तो यही आपको यहाँ नीचे लिख करके दिखाया हुआ भी है, इन्हीं सबको बताया गया है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हमने क्या करा, उत्तल लेंस पे जब हमने क्या करा, वस्तु को अनंत पे रख दिया। तो अनंत पे वस्तु रखी तो अनंत से किरणें जो आती हैं सब समांतर होती हैं। ये प्रकाश किरणें कहाँ मिलेंगी, फोकस पे जाके मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वस्तु अनंत पर है तो उससे आने वाली किरणें परस्पर समांतर होंगी। ये किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती हैं, तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी।
यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मुख्य फोकस में बनेगा, बिंदु के आकार का होगा, उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा। इसे पर्दे पर ले सकते हैं, ये भी जरूर लिखना है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं और पर्दे पर लिए जा सकते हैं, इनमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखिए, 2f का मतलब वक्रता केंद्र के बीच बोलते हैं। ये आपका 2f हो गया, ये 2f हो गया और इधर अनंत हो गया, इनके बीच में रखी हुई है यानी दूर रखी हुई है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के यानी 2f के बीच में बनेगा। यहां दिखा रहा है वस्तु का प्रतिबिंब जो है f और 2f के बीच बनता है, वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक होता है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। यही आपको जो है यहाँ पे चित्र बना करके दिखाया, इसका वर्णन किया गया है। वर्णन भी आप लोगों को कॉपी में लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये वास्तव में चित्र कैसे बना है। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ चित्र को। ये एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये वाली प्रकाश किरण, और अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होती हुई चली जा रही है। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये फोकस से होती हुई जा रही है। अब इसके बाद जो प्रकाशी केंद्र O से जा रही है वो बिना विचलित होते सीधे निकल गई। दोनों किरणें एक दूसरे को A' पे काटती हैं, A' B' हमारा एक प्रतिबिंब बनकर तैयार होता है, जो कि वस्तु का उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है और ये प्रतिबिंब आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस को प्रकार की सहायता से बनाएंगे आप लोग, उत्तल लेंस। अब नंबर 3 स्थिति लेते हैं प्रतिबिंब की। जब वस्तु 2f पे रखी हुई अर्थात वक्रता केंद्र पे रखी हुई है, ये वस्तु यहाँ दिखाई दे रही है आपको रखी हुई, तो बनता कहाँ है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 2f से लेंस की ओर बनता है। ये 2f पर बनता है, लेंस की ओर बनता है और वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इससे भी वही किरण है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है, नियम वही लगाएंगे हम लोग। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये फोकस से होकर के जा रही है, देखो यहाँ दिखाई दे रही है फोकस से जाती हुई। अब इसके बाद जो है जो किरण प्रकाशी केंद्र से जा रही है, प्रकाशी केंद्र आपका दिखाई दे रहा है, यहां से जो भी किरण जाएगी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। दोनों किरणें जहां पर काटेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रतिबिंब जो है A' B' बन जाता है, ये A' B' बन गया। और ये जो दूरी है ये 2f है आपकी, तो 2f से प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। चलते हैं एक चौथा है, जब वस्तु क्या हो 2f और f के बीच में रखी हो, यानी 2f और f के बीच में ये रखा 2f हो गया, ये f हो गया, इनके बीच में ये वस्तु a b रखी हुई है। अब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, अनंत तथा 2f के बीच में बनता है। देखो यहाँ पे अनंत हो गया ये और ये 2f हो गया, इनके बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ये ध्यान रखना हमेशा, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए भी वही होता है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है, देखो प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये फोकस से होती हुई जा रही है, देखो ये फोकस से होती हुई जा रही है। अब इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण इसके AB वस्तु से चल रही है, वो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, यानी इस बिंदु O से जाएगी। O से जब जाएगी तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काटती हैं, तो बिंदु A' पे काट रही हैं और A' B' प्रतिबिंब बन जा रहा है। और ये जो दूरी है वो अनंत से 2f के बीच में है, तो इसी चीज को लिखना है। और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो यही चीज लिखी हुई है, आपको मैंने समझा दिया है, आप लोग इसको पढ़ करके लिख सकते हैं आसानी से। चलते हैं अगले प्रतिबिंब की और ये पांचवा है, जब फोकस f पे रखा, ये f फोकस है, इस पे रख दिया गया है, ये वस्तु, ये AB वस्तु रख दी गई है f पर। अब नियम तो वही लगेंगे, यानी ये प्रकाश किरणें जो है पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, फिर अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है, देखो होती हुई जा रही है। इसके बाद दूसरी किरण जो है ये प्रकाशी केंद्र से होकर के जा रही है, इस बिंदु O से, तो सीधी निकल जाएगी। अब ये किरणें जाकर के अनंत पर मिलती हैं, ये कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगी, ये इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, कई गुना बड़ा होता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है
और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। सिनेमा घरों में इसी लेंस का इसी जगह पे रख के प्रतिबिंब बनाया जाता है। तुम्हारे उस प्रोजेक्टर से जो दूरी होती है सिनेमा हॉल के पर्दे की, वो दूरी बहुत ज्यादा होती है, वही अनंत कहा जाता है। लेंस की दूरी सेंटीमीटर में हो गई और वो जो दूरी है मीटरों में आ जाती है, इसलिए दूरी को अनंत माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रतिबिंब की ओर। ये है छठा प्रतिबिंब, जब वस्तु फोकस एप और प्रकाशी केंद्र के बीच रखी होती है। ये मैग्निफिकेशन लेंस होता है, मैग्नीफाइड लेंस हो जाता है क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु आपकी ए बी दिखाई दे रही रखी हुई। इसका नियम वही है, पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले गए और कहां से होती हुई जा रही है, फोकस से होती हुई देखो जा रही है, ये फोकस से बढ़ा गया। इसके बाद ये दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले जा रही है, ये ले जा रहे हैं प्रकाशी केंद्र ओ से। तो ये क्या हो गया, ये किरण आगे सीधे बिना विचलित हुए निकल गई। लेकिन आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये बिंदु ए पर मिलती हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना है इसको डैश लाइन से बनाना, ऐसे ऐसे ब्रेक लाइन से। ये पूरी लाइन मत खींचना, किताब में पूरी लाइन दी हुई है, आपको डॉटेड लाइन से बनाना है इसको। ए डैश बी डैश जो ये प्रतिबिंब बनता है, ये आभासी होता है। यही है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की ओर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी, काल्पनिक या आभासी। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखना बच्चों, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर कभी लिया जाता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे और लिखने का प्रयास यही करना है जो इसमें लिखा हुआ होता है, ऐसा ही एग्जाम में लिखना होता है। चलते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल लेंस तो बस एक ही प्रतिबिंब बना सकता है, दूसरा प्रतिबिंब बनाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो दिया हुआ है आप लोगों को। इसमें क्या बनाता है ये पहले नियम देख लेते हैं। पहला नियम इन्होंने लगाया कि ये समांतर चल रही मुख्य अक्ष की किरण, तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होती हुई जा रही है, नहीं ये फैल गई आपकी किरण जा करके। दूसरा जो प्रकाशी केंद्र से जाती है वो बेचारी सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए निकल जा रही है। यहाँ पे देखो अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को ये ए डैश बिंदु पे आती है, ए डैश बी डैश पे, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये डॉटेड बनाना है यहाँ पे प्रतिबिंब बच्चों, ये ध्यान रखना, डॉटेड बनाएंगे। ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी बनता है। और क्या चीज होती है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं उसे पर्दे पर हम नहीं ले सकते। चलिए अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी भी समझ लेते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लेंस लिख लीजिए, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। हालांकि शुरू में ही मैंने इसको बता दिया था, इस लेंस के जो बाईं ओर है वो ऋणात्मक दूरियां होती है। ये बाईं ओर जो भी दूरी होती है ऋणात्मक होती है। ये अक्ष है इसका, अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। ये दोनों ही लेंसों में काम आता है। और इसके जो दाईं ओर दूरी होती है ये धनात्मक होती है, नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक होगी। यहाँ पर भी देखिए अवतल लेंस के लिए भी अवतल लेंस के बाईं ओर की जो दूरी है ऋणात्मक होती है। अक्ष है ये, अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। ऐसे इसके दाईं ओर जाएं तो लेंस से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी और ऊपर की दूरी धनात्मक होगी। यही लेंसों की चिन्ह परिपाटी है, इसी के अनुसार हम प्रश्न भी हल करेंगे तो आसानी से इसको कर सकेंगे। अब ये पतले लेंस पर अपवर्तन चल रहा है, इस पे पतले लेंस से अपवर्तन का हम सूत्र निकालेंगे। कैसे है, ये दो लेंस है, इनकी फोकस की जो दूरियां और ये मानी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम चालू करेंगे। माना कोई लेंस दो गोलीय पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बना है। इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 ले ली और R2 ले ली। ये वक्रता त्रिज्या इसकी R1 R2 दी हुई है। तो ये जो यहाँ से बटा हुआ है हिस्सा, इसका ध्यान रखना, दो हिस्सों में बटा हुआ मान ले रहे हैं। तो इस वाले की त्रिज्या जो है R1 है और इधर वाले की त्रिज्या R2 है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O रखी हुई है, ये वस्तु O रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ ए बी द्वारा यानी पृष्ठ ए बी द्वारा जो है I1 पे बनता है। अब ये I1 वस्तु जो है का काम करती है दूसरे पृष्ठ के लिए,
जिससे वास्तविक जो है प्रतिबिंब ये आपका लास्ट में आई बनता है फाइनली, वही इसमें बताया गया है। प्रतिबिंब पृष्ठ AB द्वारा I1 बनता है तथा अर्थात लेंस के भीतर यदि कोई रेखा देखा जाए तो प्रतिबिंब I1 पर मिलेगा। I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब इसमें सभी चीजें हम लोग लेना चालू करेंगे। अब इसमें लेंस को हमने पतला पहले ही मान लिया, इसकी टी मोटाई मैं शो नहीं कर रहा हूं, तो ये जो दूरी है वो U हो जाएगी और ये दूरी जो है V डैश होगी पहले वाली, और बाद वाली जो दूरी है वो V हो जाएगी। चलते हैं अब आगे देखते हैं, और इसकी मैंने त्रिज्याएं बता दी हैं, इन सभी को हम सिद्ध करके अब दिखाते हैं। लेंस मेकर फार्मूला जिसको बोलते हैं, लेंस का जो सूत्र बनाने वाला होता है वो हमें तैयार करना है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने उत्तर लेंस दिया हुआ है, इसको आगे देखते हैं ये क्या चीज है। उत्तर लेंस ध्यान रखना है, उत्तर लेंस। अब इसमें हमने पहले प्रश्न के लिए ले लिया, तो यहां ले रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए। जो प्रतिबिंब बनता है वो V डैश में बनता है। पहले सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र जो होता है क्या होता है आपका याद है, ये है म्यू बटे V होता है माइनस का 1/U होता है, माइनस म्यू माइनस 1 होता है और बटे में R होता है। इसमें सभी चीजें पता है आपको, यानी कि V का जो मान दिया हुआ है वो V डैश है और R का मान जो दिया हुआ है वो R1 है। R1 इधर की तरफ पड़ेगा दूरी, तो ये हमारी प्लस की होगी, तो मान रख देते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू बटे V माइनस का 1 ये V डैश आ जाएगा और ये 1/U हो जाएगा और बराबर म्यू माइनस 1 और बटे में R1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब क्या करते हैं, ये I1 प्रतिबिंब जो बना है ये वस्तु का काम करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा। इसका मतलब है कि U का मान जो है वो V डैश हो जाएगा और V का मान तो V रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपवर्तनांक जो होगा बच्चों, प्रकाश की किरण लेंस से वायु में जा रही है तो ये 1/म्यू हो जाएगा और R जो हो जाएगा वो R2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि इसकी दूरी इधर की तरफ होगी, तो ये माइनस यहाँ दिया जाएगा। ये चीजें बहुत विशेष नोट करनी है और इसी पे आपका रखना है। ये मान हमें किस में रखना है, इस वाले सूत्र में रखना है। चलो रख देते हैं, तो 1/म्यू हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, V की जगह तो V रहेगा और माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ 1/U की जगह V हो जाएगा, U की जगह V डैश होगा, ये V डैश हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 1/म्यू हो गया और माइनस का 1 हो गया और बटे में माइनस का R2 हो जाएगा। ये चलिए आगे देखते हैं ये कितना आ जाता है। इसको म्यू से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये म्यू से गुणा करने पर, म्यू से गुणा करने पर करते हैं जरा, म्यू से गुणा करने पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये आ जाएगा 1/, ये तो V हो जाएगा और माइनस का ये म्यू बटे V डैश हो जाएगा और बराबरी कितना हो जाएगा, म्यू से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस चिन्ह तो पहले से ही है यहाँ पे, ये 1 माइनस म्यू हो जाएगा और बटे में R2 हो जाएगा। यहाँ पर R को जो है प्लस ही लेना है आपको, तो ये प्लस ही रहेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 1/V माइनस का म्यू अपॉन V डैश बराबर हो गया, माइनस कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 और बटे में R2। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यही करना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं दोनों लिख करके जरा हम, तो ये हो गया 1/V है माइनस का कितना है देखो ध्यान से, ये म्यू अपॉन V डैश है, तो म्यू अपॉन V डैश ले लिया, माइनस का 1/U है और बराबर कितना है, म्यू माइनस 1 है और बटे में R1 है। अब यहाँ पे कितना आ गया है, ये 1/V हो गया माइनस का
कितना है यहाँ पे म्यू अपॉन वी डैश हो गया, बराबर कितना हो गया, माइनस इन कॉमन ले लिया तो म्यू माइनस वन और बटे में R2 आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ रहे थे तो जोड़ते समय क्या होगा, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर म्यू माइनस वन बटे में R1 माइनस म्यू माइनस वन और बटे में R2। तो म्यू माइनस वन कॉमन हो जाएगा तो एक बटा वी माइनस वन अपॉन यू बराबर हो जाएगा म्यू माइनस वन कॉमन और ये आ जाएगा वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2। ये वो सूत्र है जिसे लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, इससे लेंस का सूत्र आता है निकल करके, इसको हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। तो ध्यान रखना इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसे लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। कैसे ये सूत्र बनता है चलो आगे देखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हम फोकस की परिभाषा से लेते हैं, फोकस की परिभाषा से क्या हो जाएगा, यदि अनंत से आने वाली किरणें यानी u जो है आपका अनंत रख दिया जाए तो जो v है वो f के बराबर हो जाएगा, रख दीजिए मान, तो ये वन अपॉन एफ माइनस का वन अपॉन अनंत बराबर कितना हो जाएगा, म्यू माइनस वन और ये वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2 हो जाएगा। तो ये क्या सूत्र हो गया, एक बटे एफ बराबर म्यू माइनस वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2 और इसका कुछ समीकरण नंबर डाल दीजिए। देखिए ऊपर कितनी समीकरण थी बनाई आपने, दो तक बन गई थी, ये तीसरी समीकरण थी और ये चौथी समीकरण आ गई। तो तीसरी समीकरण 3 व 4 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड तो दोनों की बराबर है, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो वन अपॉन एफ बराबर हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यही लेंस का सूत्र होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, यही लेंस का सूत्र है। तो इसी सूत्र के निर्माण के लिए ऊपर वाला बनाया गया था, इसे निर्माता सूत्र कहलाता है, ये लेंस निर्माता सूत्र कहलाता है। अब इस क्षेत्र में न्यूटन साहब चुपचाप बैठने वाले नहीं थे, तो इन्होंने भी सूत्र अपना दे डाला, न्यूटन का सूत्र के नाम से इनको जाना जाता है। जरा देखिए क्या है, यदि लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, ये आपका प्रथम फोकस है, ये दूरी आपकी x1 दिखाई हुई है यहाँ से। चलिए x1 द्वितीय फोकस है, प्रतिबिंब की दूरी x2, यानी ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये x2 दी हुई है। तो हमारे पास ये सूत्र होता है, यदि इनकी फोकस दूरियां f1 f2 हो तो x1 x2 बराबर f1 इंटू f2 होता है। लेंस में f1 प्रथम फोकस तथा f2 द्वितीय फोकस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेंस में प्रथम फोकस f1 है। अब इसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य है, आभासी के लिए सत्य नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें हम सूत्र का प्रमाण भी देना चालू करते हैं। तो ये क्या होगा, त्रिभुज ध्यान से देखो, ABF1, त्रिभुज ABF1 सिमिलर है किसके, इस त्रिभुज के A डैश B डैश F2 के, त्रिभुज A डैश B डैश F2 के ये समरूप है। तो जब समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात स्थिर होगा, तो भुजाओं के अनुपात को हम ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा आपका AB बटे A डैश B डैश बराबर कितना हो जाएगा, AB लिया तो यहाँ x1 हो जाएगा और ये त्रिभुज हमें यही दोनों लेना है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ABF1 और त्रिभुज जो है ये F1L डैश O लेना है। तो चलिए AB बटे कितना हो जाएगा, O डैश L हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बटे O L डैश बराबर यहाँ हो जाएगा BF1 बटे F1O। तो इसमें AB O L डैश, जरा ध्यान से देखो, A डैश B डैश के बराबर है, तो यहाँ AB बटे A डैश B डैश आ जाएगा और FB1 ये जो दिया हुआ है ये x1 है और बटे में ये जो दूरी है ये f1 है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार त्रिभुज हम बदल देते हैं अपना, जरा त्रिभुज कौन सा, इधर वाले ले लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया त्रिभुज
ए डैश बी डैश F2 समरूप है त्रिभुज कौन सा, ओ एल डैश ओ एल F2 ओ एल F2। चलिए इसमें भी ले लेते हैं वही चीजें। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एल बटे में ए डैश बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ओ एल बटे ये हो जाएगा ओ F2 बटे में F2 बी डैश, ये हो जाएगा F2 बी डैश। अब इसमें ए ओ एल जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो यहाँ ए बी रख दीजिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ F2 एफ के बराबर है, ओ F2 एफ के बराबर है, यानी F2 हो गया, और ये किसका है, ये X2 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से दोनों तरफ की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो x1 बटे F1 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बटे X2, इसकी ब्रज गुणा कर दीजिए। तो ब्रज गुणा करने पे क्या आ जाएगा, x1 इंटू X2 आ जाएगा बराबर F1 इंटू F2 हो जाएगा, और यही न्यूटन ने सिद्ध करके दिखाया हुआ है। चलिए ये भी सिद्ध हो गया है आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं लेंस की क्षमता। ये लेंस की क्षमता होती क्या, वास्तव में लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी की विक्रम होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी हुई है। तो ये आपकी लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी है लेकिन मीटर में है, तो P बराबर, इसको P से दिखाते हैं लेंस की क्षमता को, P से पावर होता है, तो P बराबर 1 बटा F मीटर में। अगर F सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100 बटे F लेने। इसकी इकाई डायोप्टर होती है, ये ध्यान रखना है आपको, डायोप्टर ये कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। अवतल के लिए माइनस होती है और उत्तल के लिए प्लस होती है, ध्यान रखना, उत्तल के लिए प्लस का डी होता है और अवतल के लिए माइनस का डी होता है। तो ये ध्यान रखना, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर है, और जिसे लेंस की दूरी जो है अगर 1 मीटर है तो उसकी क्षमता जो है वो 1 डायोप्टर कहलाती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता करके आपको दिखाया हुआ है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त दूरी के लिए ये एक व्यंजक चल रहा है। अब मान लेते हैं L1 और L2 दो लेंस ये दिए हुए हैं, L1 और L2, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 है। ये पहले वाले की फोकस दूरी F1 है और दूसरे वाले की फोकस दूरी F2 है। दोनों संपर्क में रखे गए हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O है, ये वस्तु O रखी है, ध्यान रखना इसकी जो दूरी है यहाँ से वो U है, और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके द्वारा जो बन रहा है वो V डैश की दूरी पे बन रहा है, ये आपका प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है। अब ये प्रतिबिंब जो I1 बना हुआ है ये दूसरे लेंस के लिए U का काम करता है, यानी वस्तु का काम करता है, तो इसका फाइनल प्रतिबिंब जो बनता है वो V पर प्राप्त होता है, ये I, ये प्रतिबिंब I बन रहा है, यही लिखा गया है इसके अंदर। तो हम सूत्र जो ले रहे हैं 1 बटे F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U से लेंगे, तो इसमें सूत्र जो लगेगा कितना आ जाएगा, 1 बटा F बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा V माइनस 1 बटा U, लेकिन V की जगह V डैश आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। दूसरे लेंस के लिए यहाँ F1 हो गया, ये पहले लेंस के लिए, यहाँ लिख लेते हैं पहले लेंस के लिए। अब दूसरे लेंस के लिए ले लेते हैं, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी जो हो जाएगी F2 हो जाएगी, ये V डैश जो है यानी V तो V रहेगा माइनस ये U जो है वो V डैश का हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं, हम अगले पेज पे चलते हैं जोड़ने के लिए। ये 1 बटा F1 का जो सूत्र था कितना था, 1 बटा V था माइनस का 1 बटा V, ये V डैश था और ये 1 बटा U था बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, ये 1 बटा U लिखा हुआ ये। और जब आपका ये F2 आया था तो 1 बटा F2 बराबर कितना था, 1 बटा V तो ऐसे ही रह गया था, और यहाँ 1 बटा V डैश हो गया था। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया गया, जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो देखो क्या बच जाएगा, 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 बराबर 1 बटा V माइनस का 1 बटा U, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब यहाँ देख लेते हैं, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो तो क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये सूत्र हो गया। इस सूत्र को आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन से व्यंजक दिए गए। अब विस्थापन विधि द्वारा जो है हम कैसे लेंस की उत्तल लेंस की हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये टॉपिक हमारा है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। ये दो लेंस दिए हुए हैं, दो लेंस नहीं है, ये एक ही लेंस है बच्चों, ध्यान है। इसकी फोकस दूरी एफ दी हुई है। अब इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है, एक आपकी किसकी दूरी पे है, ये आपकी एक वस्तु रखी हुई है, समझ लो ये u दूरी पे रखी हुई है ये, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो v दूरी पे बनता है ये। ऐसी जब इधर से दूरी नापेंगे तो इस लेंस को थोड़ा सरका देते हैं, L1 से L2 स्थिति में पहुंच जाता है, तो भी प्रतिबिंब इसका यही बनता है, लेकिन उसका साइज बदल जाता है। तो ये जो दूरी है आपकी, फिर से ये वास्तव में देखने पर तो u आई होगी, ये वाली दूरी u रहेगी, और इधर से पलट देंगे तो ये v रहेगा अपनी जगह पे, ये v हो जाएगा आपका, ये दूरी तब v हो जाएगी। जब u रहेगी तो ये v बन जाएगी। तो इस तरीके से इनका लेंस, तो इनके बीच की जो दूरी है वो x दी हुई है, ये देखो दिखाई दे रही है। लेंसों की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी x है, और वस्तु से लेकर के यहां तक की दूरी जो है वो d दी हुई है, ये आपकी d दिखाई दे रही है। देखो यहाँ ध्यान से बच्चों, ये दूरी पूरी वहां तक की है, यानी कि वस्तु से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी है ये ध्यान रखना, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी है। इसी को हम विस्थापन विधि कहते हैं। अब इसी को हम अपने उसमें करना चालू करेंगे। जरा देखते हैं क्या क्या मान इसमें निकलना है, उन्हीं मानों की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं मान किस किस का है। इसमें जरा v का ये जो d दिया हुआ है, d का मान देख लीजिए। d बराबर वास्तव में क्या है, ये u प्लस v के बराबर है, दोनों का जोड़ है इसके बाद। अब इसके बाद जो आपका x आ रहा था, तो x को भी देख लीजिए। x का मान वास्तव में किसके बराबर है, v माइनस u के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को हमें हल करना है। जरा देखते हैं हल करके कैसे मिलता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं जरा। पहले समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास, ये थी v प्लस u बराबर d है, और दूसरी थी v माइनस u बराबर x। जब इसको जोड़ेंगे तो ये u और u कट जाएगा, 2v बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d प्लस x, यानी v का मान आ जाएगा d प्लस x बटे 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्या होगा इसमें, घटाने पर भी देख लेते हैं इसको। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस u बराबर d हो जाएगा, और ये v माइनस u बराबर x हो जाएगा। जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x, ये प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों v और v कट जाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 2u हो गया। यहाँ आ जाएगा d माइनस एक्स, तो u का मान है d माइनस एक्स बटे 2। अब लेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से इसमें u का मान हमेशा माइनस में रखा जाता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, d माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और v का मान जो है वो प्लस में रहेगा, यानी d प्लस एक्स बटे 2 हो जाएगा। सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए होता है। तो 1/f बराबर 1/v का मान धर दीजिए, v का मान तो ये हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे d प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा 2/d माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं जरा क्या होता है इसको हल करने के बाद। ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/f बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1/d प्लस एक्स है, और प्लस 1/d माइनस एक्स है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 2, तो है ये, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो d प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ d माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ d माइनस एक्स बच जाएगा, प्लस d प्लस एक्स बच जाएगा। तो इसमें से ध्यान से देखो, ये x और x कट जाएगा, तो ये d हो जाएगा 2d हो जाएगा,
तो 1/f बराबर हो गया 2d कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा ये, और बटे में ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे f निकल के आ जाएगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। यानी इसको मैं फिर से यहाँ पे सूत्र को लिख के दिखा रहा हूँ। यानी f बराबर कितना आया निकल के d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ये सूत्र आ गया, और यही सूत्र आपका विस्थापन विधि का ये सूत्र है। इसकी सहायता से हम कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें क्या चीज है देखते हैं जरा। मान ये कम से कम जो है x का मान जो है वो 0 हो सकता है, तो देखते हैं कम से कम x बराबर 0 होगा तो f का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4d। अब इससे ये कट जाएगा और d का मान कितना आ जाएगा 4f। इसका मतलब d का मान हमेशा 4f से अधिक होना चाहिए। अतः वस्तु तथा प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी की चौगुने से अधिक होना चाहिए। यहां तक आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए यहां तक का तैयार करेंगे आप लोग अच्छी तरीके से। वर्ण विवर्तन क्या होता है देखते हैं जरा। ये है वर्ण विवर्तन, ये कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो अकेले लेंस द्वारा श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रंगीन बनता है। इस दोष को ही वर्ण विवर्तन कहते हैं, हमेशा कलरफुल बनता है बच्चों। तो अक्षीय या अनुदैर्ध्य वर्ण विवर्तन पहला वक्त है हमारा, अक्ष पे जो प्राप्त होता है, यानी विभिन्न रंग जो है उसके प्रतिबिंब जो है वो भिन्न भिन्न स्थितियों का बनना अक्षीय वर्ण विवर्तन कहलाता है, या इसको हम अनुदैर्ध्य वर्ण विवर्तन कहते हैं। इसकी माप लेंस के लाल रंग के लिए फोकस दूरी और बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी के अंतर के बराबर होती है। तो मान लिया इनकी फोकस दूरी हमने fy और लाल रंग के लिए fr और बैगनी रंग के लिए fb ले लिया है, तो ये अक्षीय वर्ण विवर्तन fr माइनस fb होता है। अब इसके लिए हमें सूत्र का निगमन करना है, देखते हैं क्या सूत्र होता है। तो लाल रंगों के लिए अलग निकालेंगे, सबके लिए अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र जो यूज करते हैं वो 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1, और क्या होता है 1/r1 और माइनस 1/r2। ये अलग हर एक रंग के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो हमने पहले क्या निकाला, ये निकाल लेते हैं हम लोग, लाल रंग के लिए निकाल लेते हैं। तो ये एफ आर हो जाएगा, तो यहाँ एफ आर हो जाएगा। अब ये बैगनी रंग के लिए लेंगे तो एफ बी हो जाएगा, तो यहाँ म्यू बी हो जाएगा। ये म्यू बी उस रंग के लिए अपूर्णांक है, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमने इसको एफ वाई ले लिया तो एफ वाई पीले रंग के लिए होगा, तो ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाना चाह रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए घटाना चालू करते हैं। समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए, तो 1/एफ बी है, और ये समीकरण 1 जो है वो 1/2 एफ आर है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, लिख के देख लेते हैं इसमें। तो ये म्यू वी माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और माइनस हो जाएगा यहाँ म्यू आर माइनस 1 है, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, ये तो ऐसे ही लिया जाएगा, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लघुत्तम कितना, ये हो जाएगा एफ बी इंटू एफ आर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एफ आर माइनस एफ बी आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, ये म्यू वी माइनस 1 माइनस का म्यू आर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो है सब कॉमन आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कट जाएगा, और ये जो बचा है इसको हम अगले पेज पे चलते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने इसको कर दिया है। अब इसको म्यू वाई माइनस 1 से गुणा भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ बी बटे में एफ आर इंटू एफ बी बराबर कितना हो गया, ये म्यू वी माइनस म्यू आर है, और मैंने गुणा करने के लिए कहा था यहाँ म्यू
यहाँ गुणा करना है म्यू वाई माइनस वन से, तो यहाँ गुणा करेंगे म्यू वाई माइनस वन हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया, लेकिन ये जो है 1/f(y) के बराबर होता है, पीछे मैंने समीकरण लिख करके दिखाई थी, और ये ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा fr माइनस fv अपॉन fr इंटू fv बराबर ये ओमेगा हो गया, और ये 1/fy के बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देना, जहां ओमेगा बराबर कितना हो गया 1, ओमेगा बराबर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर और बटे म्यू वाई माइनस वन, ये ओमेगा हो गया। ये मान आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलिए, इसमें हो गया। अब यहाँ पे चूंकि एफ आर एफ वी के बहुत निकट होता है, चूंकि एफ आर व एफ वाई, एफ आर एफ वी लगभग बराबर होते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, एफ आर इंटू एफ वी का मान जो है वो एफ वाई के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। कर दीजिए हम, तो एफ आर माइनस एफ वी बटे एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये ओमेगा बटे एफ वाई है, तो ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ वी बराबर ओमेगा एफ वाई। यही इसका अक्षीय वर्ण विपतन का व्यंजक है, ध्यान रखना, यही अक्षीय वर्ण विपतन का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम अक्षीय वर्ण विपतन निकाल सकते हैं, तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आता है अवर्णकता, ये है अवर्णकता, एक्रोमेटिज्म बोलते हैं इसको। इसमें जो रंग आपके आ रहे थे वो रंग नहीं होते, खत्म हो जाते हैं। दो या दो से अधिक लेंसों का जब उपयोग करते हैं तो रंगों का बनना खत्म हो जाता है, तो वही लिखा भाई, दो या दो से अधिक लेंसों का इस प्रकार संयोजन करें कि इस संयोग द्वारा श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु के सभी रंगों के प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बने तथा उनका साइज भी एक समान हो। इस संयोग को, लेंस योग को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अवर्णक लेंस संयोग। इस गुण को हम अवर्णकता कहते हैं। अब इस गुण के लिए हमने शुरू कर लिया, मान लिया है दो पतले लेंस हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, बैगनी लाल पीले रंग के लिए पहले लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः एफ वी एफ आर एफ वाई है तथा दूसरे लेंस के लिए ये सब डैश में है, एफ वाई डैश एफ वी डैश और एफ आर डैश है। ये मान लो लेंसों के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं ओमेगा और ओमेगा डैश। अब इसमें हम सूत्र लगा रहे हैं, ये 1/fv बराबर म्यू वी माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही जो है 1/f(r) का जो सूत्र आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू आर, ये पहले लेंस के लिए ले रहे हैं, म्यू आर माइनस 1 होगा और 1/r1 हो जाएगा माइनस 1/r2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। ऐसी तीसरी भी बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1/fy बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब इसमें से हम वैसे ही जैसे पीछे घटाए थे हम लोग, समीकरण 2 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा लेते हैं। चलिए घटा के देखते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो कितना हो गया था, ये 1/fv माइनस 1/fr हो गया था। यहाँ कितना आया था, म्यू वी माइनस 1 था और 1/r1 माइनस 1/r2 था, और माइनस का यहाँ कितना आ गया है, ये आ गया है म्यू आर माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें से ये एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा एफ बी इंटू एफ आर, यहाँ कितना हो जाएगा, एफ आर माइनस एफ बी हो गया, बराबर यहाँ से म्यू वी माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का म्यू आर बच जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, और ये जो कॉमन आया था 1/r1 माइनस 1/r2, इसको अलग कर लेते हैं, इसमें 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस एफ बी। हालांकि ये मैंने करा दिया था पिछले टर्न पे, पिछले उसमें ही, तो ये अभी अभी करके दिखाया था जो मैंने, वही है ये म्यू वी माइनस का म्यू आर है
और क्या बच गया, ये 1/R1 माइनस 1/R2 बच गया। अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये FR माइनस FV हो जाएगा बटे FP इंटू FR हो गया, बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर है। इसमें गुणा किससे करने के लिए तो भाग कर देते हैं, ये होता है म्यू वाई माइनस 1 से, और ये यहाँ भी म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। चलो ध्यान से देखो, ये तो ओमेगा बन जाएगा, तो एफ आर माइनस एफ वी बटे में कितना हो गया, एफ वी इंटू एफ आर बराबर ओमेगा, और ये 1/Fy के बराबर है। तो ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं हम लोग, बार बार ये बताया जाता है आप लोगों को, क्योंकि ये एफ वी व एफ आर लगभग बराबर होते हैं, तो एफ वाई का स्क्वायर जो वो एफ वी इंटू एफ आर के बराबर हो जाएगा। रख देते हैं जरा, इस सूत्र को हम पहले जैसे ही रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था पहले वाला, बिल्कुल वैसे ही सूत्र को फिर से दोबारा लिख ले रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 1/FV माइनस का 1/FR बराबर कितना हो गया है, ये ओमेगा अपॉन FY। ये आपका समीकरण नंबर, कुछ कह दीजिए, समीकरण नंबर 4 हो गई। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए, इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए कितना हो जाएगा, ये सब डैश में आ जाएगा, 1/F-V माइनस 1/F-R बराबर हो जाएगा ओमेगा डैश अपॉन F-Y। ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब समीकरण 4 व 5 को जोड़ दीजिए। समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं, ये अगले पेज पे हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1/FV प्लस 1/FV डैश, और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/FR और प्लस 1/FR डैश, और बराबर कितना आ गया है, इसको और देख लेते हैं जरा। ये आपका आ गया था ओमेगा अपॉन FY और प्लस ओमेगा डैश अपॉन F डैश Y। अब इसमें यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरियां अलग अलग रंगों के लिए, लाल रंग के लिए कैपिटल FR हो और बैगनी रंग के लिए कैपिटल FV हो, तो क्या होगा, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/कैपिटल F, ये FV प्लस 1/F डैश V बराबर कितना हो जाएगा, 1/कैपिटल FV के बराबर हो जाएगा, और तथा ये जो है 1/FR प्लस 1/FR डैश, ये जो है 1/कैपिटल FR के बराबर है, रख दीजिए। तो ये 1/कैपिटल FV हो जाएगा और माइनस का 1/कैपिटल FR हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन FY प्लस ओमेगा डैश अपॉन FY डैश, ये हो जाएगा। परंतु FR व अवर्णकता के लिए क्या होता है, अवर्णकता के लिए ये दोनों रंग एक ही जगह होना चाहिए, तो ये FR जो है वो FV के बराबर हो जाता है, तो रख दीजिए यहाँ पे 1/FV माइनस 1/FV बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन FY प्लस ओमेगा डैश अपॉन FY डैश। ये तो जीरो हो गया, तो जीरो बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन FY प्लस ओमेगा डैश अपॉन FY डैश। तो यही ये सूत्र आ गया अवर्णक पे। ये बच्चों इसका सूत्र आ गया है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसको मैं दोबारा लिख के दिखा दे रहा हूँ। इस सूत्र को सीधा करके ओमेगा अपॉन FY प्लस ओमेगा डैश अपॉन FY डैश बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अवर्णकता का सूत्र आ गया। सूत्र यहाँ तक निगमन करना पड़ता है, और इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि क्षमताओं के हिसाब से यहाँ 1/F को 1/P, इसको P लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने दीजिए। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें दो लेंस होते हैं हमेशा, एक उत्तल लेंस होगा और दूसरा लेंस अवश्य ही अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस एक होगा, दूसरा अवतल लेंस होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और दूसरी बात ये, उत्तल लेंस जो होता है वो हमेशा क्राउन कांच का बनता है, क्राउन कांच से बनता है, और अवतल लेंस हमेशा फ्लेंट कांच से बनता है। इसके नाम भी आपको याद रखने हैं, फ्लेंट कांच। तो ध्यान रखना, क्राउन कांच, और क्राउन कांच का क्या होता है, उत्तल लेंस बनता है,
और प्लेंट कांच से अवतल लेंस बनता है। ये दोनों लेंस मिलने के बाद ही अवर्णकता को दूर कर पाते हैं, क्योंकि इसमें अगर सूत्र लेंगे तो ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश बराबर माइनस का एफ अपॉन एफ डैश हो जाता है। मतलब एक अगर उत्तल है तो दूसरा अवतल होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ये मेरे ख्याल से आपका समाप्त हो रहा है। आज ये लेसन यहीं समाप्त करता हूँ बच्चों। इसके बाद जो है अगले लेसन में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर लेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, किसी बच्चे का छूटने ना पाए, क्योंकि ये तो तुम्हारा वैसे ही टाइम चल रहा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज यहीं पे समाप्त करता हूँ।